नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी बूस्टर में। और दोस्तों ये जो वीडियो है 12th क्लास स्टूडेंट के लिए है, 12th क्लास स्टूडेंट नहीं, नीट स्टूडेंट्स के लिए है। नीट स्टूडेंट और 11th क्लास स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, भले वो किसी भी शहर में हो, कोटा में हो या पटना में हो, इलाहाबाद में हो, दिल्ली में हो, कहीं भी हो, ठीक है। जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे ड्रॉपर हैं, 12th के बाद ड्रॉप लेके नीट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो बच्चे 11th 12th के साथ नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो है, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको नीट का जो पहला चैप्टर है, 11th क्लास बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, वो कंप्लीट एक्सप्लेन कर रहा हूं। और इस पे कुछ वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज उन वीडियो को पहले देखिए, नहीं तो ये वीडियो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर ये बात, क्योंकि एजुकेशनल वीडियोज हैं तो सारे लिंक में रहते हैं, इसलिए इस वीडियो को देखने से पहले उन वीडियो के कंसेप्ट क्लियर कीजिए, तभी ये वीडियो आपको समझ में आ पाएगा। मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चों ने, जो रेगुलर चैनल पे व्यूअर्स हैं, उन्होंने वीडियो पिछले वीडियोस देख लिए होंगे, तो उनको ये वीडियो समझ में आएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके नीट 2024 की प्रिपरेशन जो है बायोलॉजी की, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो पाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें अपने डाउट्स। और इसके अलावा चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके आप मेरे व्हाट्सएप नंबर भी ले सकते हैं और वहाँ पे व्हाट्सएप पे मुझे अपनी डाउट्स पूछ सकते हैं। इसके अलावा जिन बच्चों को डाउट्स हैं, जिन बच्चों को नोट्स चाहिए, मेरे हैंड रिटन नोट्स, ठीक है, या फिर जिन बच्चों को कंप्लीट कोर्स चाहिए, वो जाके बायोलॉजी बूस्टर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है और वहां पे वो उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। उसकी वैलिडिटी 1 ईयर है और 1 ईयर में पूरा कंप्लीट आपको पैकेज मिल रहा है, जिसमें आपको कंप्लीट बायोलॉजी का कोर्स दिया जा रहा है, ठीक है। जूलॉजी एंड बॉटनी बोथ फॉर नीट, ठीक है। तो अब इस वीडियो की बात करते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में या इस चैप्टर में ऑलरेडी मैंने क्या एक्सप्लेन किया था, पिछले वीडियो में हमने यहाँ पे छोड़ा था और यहाँ तक हमने एक्सप्लेन किया था, ये रह गया था, इसको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एक बार मैं आपको ये बता दूं कि ये जो वीडियो है, ठीक है, इस चैप्टर में जो इसका पूरा रोड मैप है, ठीक है, इस चैप्टर का, या जो पूरा इसका एक ढांचा है, मतलब क्या क्या टॉपिक इसमें है, वो हर चैप्टर का आपको क्लियर होना चाहिए। इस चैप्टर का जो पूरा मतलब टॉपिक्स हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहला 5 टॉपिक्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट टॉपिक हमें जो करना था वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ करना था, कि लाइफ की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताई थी, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं लिविंग की, लेकिन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती। डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स उनको कहते हैं जो केवल लिविंग में ही पाए जाए, वो किसी और में ना पाए जाए, ठीक है। क्लियर ये बात। अच्छा, इसके बाद सेकंड जो स्टेप था हमारा वो वो था बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी ही हम कंटिन्यू कर रहे थे और दुर्भाग्यवश पिछले बार लाइट चली गई थी तो कंप्लीट नहीं हो पाया, तो इसको कंप्लीट करेंगे बायोडाइवर्सिटी को, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले मैं आपको इसके तरीके बता रहा हूँ कि कैसे साइंटिफिक नेम को लिखा जाता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि साइंटिफिक लिखने के बाद भी इसको अप्रूवल किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। जैसे हर चीज का बोर्ड रहता है, जैसे आपका एग्जाम कौन कंडक्ट करता है, आपका एग्जाम एनटीए कंडक्ट करता है, ठीक है। 12th बोर्ड कौन कंडक्ट करता है, 12th या 10th बोर्ड सीबीएसई का, सीबीएसई कंडक्ट करता है उसको, ठीक है। तो एक बोर्ड होता है हर चीज का, वैसे ही इनके नाम जो हैं वो अप्रूवल किससे मिलता है उसको, उसके भी एक बोर्ड है, उसके भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड आपका टॉपिक है वो आएगा टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी क्या होता है डिटेल में बताऊंगा और सिस्टमैटिक्स क्या होता है डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके बाद हम पढ़ेंगे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। टैक्सोनॉमी में ही एक टॉपिक आएगा क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन के बाद नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर में हम देखेंगे कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद टेक्सोनोमिक कैटेगरी के बारे में हम पढ़ेंगे। टेक्सोनोमिक कैटेगरी, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ये सब क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है, इसको कैसे याद किया जा सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स के पूरे 7 कैटेगरीज हमें याद करनी पड़ेंगी। टोटल 6 ऑर्गेनिजम्स की, 4 तो एनसीईआरटी में गिवन है, वो तो पढ़ना ही है, और 2 एक्स्ट्रा मैं आपको और बताऊंगा। 6 कैटेगरीज आपको याद करनी है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स, ठीक है। यानी टैक्सोनॉमी की स्टडी को आसान करने के लिए कुछ एड्स बनाए गए हैं। वो एड्स क्या हैं, तो म्यूजियम, बॉटनिकल गार्डन और ये जो भी सारी चीजें हैं ये हम डिटेल में पढ़ेंगे और इस तरीके से चैप्टर कंप्लीट होगा, ठीक है।
क्लियर ये बात। तो कुछ पार्ट्स में बनेगा ये चैप्टर, ठीक है, तो एक एक पार्ट आप इस तरीके से समझते जाइएगा, सीक्वेंस में समझिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इस पे आते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है इस चैप्टर में, अभी तक हमने इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग की वो पढ़ी हैं बेसिकली, और उसके बाद सेकंड टॉपिक हमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात की थी। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, लिविंग में जो विविधता होती है उसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। अब बायोडाइवर्सिटी में भी हमने ये पढ़ा था कि सबसे ज्यादा स्पीशीज कहाँ है, लैंड पे है कि वाटर पे है, ठीक है। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि किस एरिया में ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, ट्रॉपिकल रीजन में, ठीक है। इसके अलावा हमने किस फॉरेस्ट में ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है ये भी देखा था, ठीक है। किस ऑर्गेनिज्म की सबसे ज्यादा स्पीशीज हैं, ठीक है, किस मतलब क्लास की सबसे ज्यादा, फाइलम की सबसे ज्यादा स्पीशीज हैं, तो आर्थ्रोपोडा के जो इंसेक्ट्स होते हैं जॉइंटेड लेग्स वाले, उनकी सबसे ज्यादा स्पीशीज होती है, ठीक है। अब इसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि साइंटिफिक नेम लिखा जाता है, जैसे मैंगो है तो यहां पे हम उसको मैंगो बोल रहे हैं तो ठीक है, जैसे प्याज है, ठीक है, तो प्याज को हिंदी में प्याज बोलते हैं, हमारे राजस्थानी में उसको बोलते हैं कांदा, ठीक है, हरियाणवी में उसको बोलते हैं गंठा, ठीक है, और आसामी में उसको बोलते हैं पोनोरू, ठीक है। लेकिन यहाँ इन भाषा से हम उसको प्याज को बोलते हैं, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आप लंदन चले गए, ठीक है, क्लियर ये बात, और वहां पे आप इंग्लैंड में जाके उसको बोल रहे हैं कि मुझे कंडा दे दो, कंडा, तो क्या वो आपको कंडा देगा? नहीं, वो कुछ और दे देगा आपको, ठीक है। तो इसलिए आपको उसका या तो इंग्लिश में नाम पता होना चाहिए या फिर उसका साइंटिफिक नेम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि साइंटिफिक नेम जो होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, पूरी दुनिया में उस नाम से उसको जाना जाता है, ठीक है। जैसे हमारा साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सैपियंस, तो होमो सैपियंस आप इस दुनिया में कहीं भी जाके बोलेंगे तो वो समझ जाएगा कि होमो सैपियंस मतलब इंसान या मानव की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वैसे ही प्याज का साइंटिफिक नेम होता है एलियम सैपा, मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मैंगीफेरा इंडिका। तो अगर आप ध्यान दें तो दो वर्ड से मिलके बने हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखे भी हैं मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। तो इनको ऐसे ही नहीं कि कैसे भी लिख दिया आपने, ठीक है, इनको लिखने का कुछ तरीका है बच्चों, ठीक है। इनको लिखने का क्या तरीका है, देखो 4 स्टेप्स हैं, 4 स्टैंडर्ड मेथड्स हैं टू राइट साइंटिफिक नेम, ठीक है। सबसे पहला है लैटिन लैंग्वेज से डिराइव्ड है। लैटिन से क्यों डिराइव्ड है, क्योंकि पहले, ठीक है, वैसे तो माना जाता है कि ह्यूमन जो है बहुत पहले से हैं और सबसे पहले बहुत प्राचीन में हिंदुस्तान में कई ऋषि वगैरह थे, लेकिन ज्यादा लोग जो हैं दुनिया में वो रोम को मानते हैं, रोम के हिसाब से चलते हैं। रोम इटली की राजधानी है और रोम का जो एम्पायर था वो सबसे बड़ा था, ठीक है। तो रोम और ग्रीस ये जो रीजन है मतलब यूरोप का, वहां पे माना जाता है कि ज्यादातर साइंटिस्ट हुए, ज्यादातर वहीं से लैंग्वेजेस उन्होंने उठाई और उन लैंग्वेजेस के आधार पे उन्होंने नाम रखे, ठीक है। इंग्लिश भी एक लैटिन डिराइव्ड लैंग्वेज है और ये साइंस के जो वर्ड्स होते हैं, इवन जो साइंस है साइंटिया शब्द से बना है, और साइंटिया भी एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने वहीं पे साइंटिस्ट थे। अब ऑब्वियस सी बात है, देखो अगर हम इंडिया के हैं तो हम हिंदी यूज करेंगे, ठीक है, तो हम हिंदी में डिराइव करेंगे कोई चीज को, ठीक है। तो वैसे ही वहां पे जो साइंटिस्ट थे लैटिन का यूज करते थे, इसलिए उन्होंने लैटिन लैंग्वेज चुनी, ठीक है। और लैटिन लैंग्वेज से इंग्लिश भी डिराइव्ड है, इसलिए लैटिन लैंग्वेज चुनी गई, ठीक, इसके लिए साइंटिफिक नेम के लिए, ठीक है। दूसरी बात, इटैलिक्स में लिखा जाता है इसको। अगर आप किसी बुक में या किसी टेक्स्ट में इसको छपा हुआ देखेंगे साइंटिफिक नेम को तो इटैलिक्स में होगा। जैसे कंप्यूटर में आप काम करते होंगे तो देखते होंगे इटैलिक्स मतलब ऐसे तिरछा, ऐसे ऐसे लिखा हुआ रहता है। जैसे ये लिखा है मैंने होमो सैपियंस, तो या तो ऐसे लिखा होगा, और अगर आप कॉपी वगैरह में लिखेंगे तो आप अगर ऐसे सीधे लिख देते हैं तो रॉन्ग है, ठीक है। आपको उसके नीचे अंडरलाइन करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंगीफेरा इंडिका, अगर मैंने हाथ से इसको कॉपी में या बोर्ड पे कहीं लिखा है तो इसके नीचे मुझे अंडरलाइन ऐसे करना पड़ेगा, तब ये करेक्ट है, ठीक है। क्लियर ये बात। तीसरा स्टेप क्या है कि ये दो वर्ड से मिलके बना है। तो फर्स्ट वर्ड जो है, ठीक है, फर्स्ट वर्ड जो है वो डिनोट करता है किसको, जीनस को, ठीक है। जीनस को डिनोट करता है फर्स्ट वर्ड। जीनस मतलब होता है वंश, ठीक है। तो ये पहला वर्ड जो है बच्चों, ये इसका जीनस है, यानी कि ये इसका वंश है। ध्यान से समझना, बहुत बेसिक से समझा रहा हूं मैं आपको, पूरा समझ में आएगा आपको, ठीक है। और जो सेकंड वर्ड होता है इसका, ठीक है, जो सेकंड वर्ड होता है, सेकंड वर्ड डिनोट किसको करता है, स्पीशीज को। स्पीशीज, कई लोग स्पीशीज भी लिख देते हैं, कई लोग स्पीशीज एपिथेलेट भी लिख देते हैं, ठीक है। तो एक ही बात है, सेकंड वर्ड किसको डिनोट करता है, स्पीशीज को। यानी कि इंडिका किसको डिनोट कर रहा है, स्पीशीज को। स्पीशीज मतलब प्रजाति, ठीक है, स्पीशीज मतलब प्रजाति, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, ये वंश है, और इंडिका इसकी क्या है, मैंगो की प्रजाति है, ठीक है। ये इसकी क्या है, प्रजाति है। समझ में आई ये बात, ठीक है। तो आप हमेशा ध्यान रखना
कि 7 नेम है। देखो अभी मैं आपको बताऊंगा कि 7 कैटेगरीज होती हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, इस तरीके से 7 कैटेगरी होती हैं। तो लास्ट की जो 2 कैटेगरी होती हैं, जीनस और स्पीशी, उसको उठा के नाम रख दिया जाता है। ठीक है, क्लियर ये बात। तो हमारा नाम क्या है, होमो सैपियंस। तो इसमें होमो क्या है, हमारा जीनस है यानी कि वंश, और सैपियंस क्या है, हमारी प्रजाति है। ठीक है, अब देखो होमो वंश एक ही होगा लेकिन उसमें प्रजातियां कई हो सकती हैं। ठीक है, अब होमो के केस में एक ही प्रजाति है, इस वंश में, होमो वंश में एक ही प्रजाति है, सैपियंस यानी कि हम। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ठीक है, होमो में भी कई सारी प्रजातियां थी पहले, जैसे होमो इरेक्टिकस, होमो डोनोवेनिन्स, ठीक है, होमो निएंडरथल्स, ये कई सारी प्रजातियां थी मानव की। ठीक है, अभी 2022 का जो नोबेल प्राइज मिला था स्वांते पाबो को, वो किसके लिए मिला था, वो मिला था उनको जो हमारा इवोल्यूशन है ह्यूमंस का, ठीक है, वो कैसे हुआ उसके आधार पर मिला था कि हमारी होमो में कई सारी प्रजातियां थी, सैपियंस, डोनोवेनिन्स, निएंडरथल, ठीक है, इरेक्टिकस। तो इसमें से होमो सैपियंस ही क्यों सरवाइव कर पाई, बाकी सब क्यों विलुप्त हो गई। ठीक है, तो उसमें उन्होंने काम किया था और उसमें उनको कई साल लगे काम करने में। ठीक है, 30-32 साल लगे, 1989 से लगे हुए थे वो, और उसके लिए उनको 2022 का नोबेल प्राइज मिला था, अकेले उनको मिला था बायोलॉजी का। ठीक है, क्लियर ये बात। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो है, मतलब हमारी अब एक ही प्रजाति रह गई, बाकी सब विलुप्त हो गए। जो भी रीजन रहा हो, इवोल्यूशन में पढ़ेंगे तो हमारी एक ही प्रजाति है, लेकिन जरूरी नहीं एक ही प्रजाति हो, प्रजातियां कई सारी हो सकती है। ठीक है, जैसे मैंगीफेरा है, मैंगीफेरा आम का क्या है, वंश है, तो इंडिका इसकी प्रजाति है। ठीक है, यानी इंडियन मैंगो जो है इसकी प्रजाति है। अब इंडियन मैंगो, मैंगो में तो कई सारी प्रजातियां होती हैं। ठीक है, देखो जैसे ये मैंगीफेरा इसका वंश है, तो इसमें कई सारी प्रजातियां हो सकती है। आप डिफरेंट टाइप के मैंगो देखते होंगे। ठीक है, जैसे एक तो होता है दशहरी आम होता है, एक लंगड़ा आम होता है, एक हाफूजा आम होता है, एक तोता आम होता है, अलग अलग आम होते हैं। ठीक है, क्या आपको पता है दोस्तों सबसे महंगा आम कौन सा है? ठीक है, सबसे महंगा आम हिंदुस्तान का जो है वो है रत्नागिरी में पाए जाने वाला आम। जो बच्चे महाराष्ट्र के हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट है रत्नागिरी, और रत्नागिरी में आम जो पाया जाता है उसको कहते हैं हाफूजा आम। हाफूजा आम इसको कहा जाता है, और हिंदी में इस आम को कहा जाता है इंग्लिश में कहा जाता है अल्फांजो। अल्फांजो जो मैंगो होता है, ये सबसे महंगा आम है। ठीक है, क्लियर ये बात। हाफूसा आम इसको कहते हैं। 800 रुपए का एक आम मिलेगा ये आपको। ठीक है, क्लियर ही बात। एक बार मुझे सौभाग्य मिला था, मेरे फादर को किसी ने गिफ्ट किया था आमों की, मतलब जो पेटी होती है हाफूसा आम की पेटी, तो उसमें एक मैंगो खाने का मुझे मौका मिला था। ठीक है, क्लियर ही बात। तो टेस्ट में तो ऐसा कुछ खास मुझे लगा नहीं, लेकिन ऐसा कहता है कि इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बिल्कुल परफेक्ट रहता है, मतलब नेचर ने परफेक्ट इंग्रेडिएंट्स डाले हैं इसके अंदर, तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहता है। और ये कहाँ पाया जाता है? रत्नागिरी में, जो कि महाराष्ट्र में है, और वहां पे आम उगता है। ठीक है, अच्छा, कमाल की बात यह है कि इससे भी महंगा आम है। पहले दुनिया का सबसे महंगा आम ये था, लेकिन अब दुनिया का सबसे महंगा आम है मियाजाकी। ठीक है, मियाजाकी मैंगो पाया जाता है जापान में। ठीक है, और ये एक आम ही लगभग 8 से 10 लाख रुपए का है। ठीक है, तो सबसे महंगा आम अब जो है दुनिया का वो है मियाजाकी। ठीक है, और मियाजाकी मैंगो पाई जाता है जापान में, और इसका एक पेड़, ऐसा कहा जाता है, पता नहीं कितनी सच्चाई है, कि इसका एक पेड़ जो है, जो मुकेश अंबानी हैं, उन्होंने जो उनका फार्म है, मतलब यूपी में कहीं उन्होंने जगह ले रखी है, तो वहां पे एक पेड़ लगाया है, और उस पेड़ की सिक्योरिटी में 4-5 गार्ड रखे हुए हैं, क्योंकि एक आम ही 8-10 लाख रुपए का है, तो 8-10 आम तोड़ लिए तो मतलब 1 करोड़ रुपए हो गया। ठीक है, तो इसलिए बहुत महंगा आम है ये। अब महंगा क्यों है? मैंने तो खैर नहीं खाया, हो सकता है कभी आपको खाने का मौका मिले। महंगा इसलिए है क्योंकि वही बात है कि नेचर ने इसमें परफेक्ट इंग्रेडिएंट्स डाले होंगे। ठीक है, क्लियर ही बात। तो ऐसे याद रखना इन चीज़ों को जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सबसे महंगा आम पहले जो था, और इंडिया का सबसे महंगा जो आम है वो अल्फांजो है, जो कि क्या कहलाता है, ये हाफूसा आम। ठीक है, और इसके अलावा दुनिया का जो सबसे महंगा आम है वो है मियाजाकी। ठीक है, वो है मियाजाकी मैंगो, और ये पाया जाता है जापान में। ठीक है, क्लियर ही बात। हाँ, तो ये पॉइंट मैं आपको समझा रहा था, तीसरा पॉइंट, तो होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चौथी और आखिरी बात जो आपको ध्यान रखनी है साइंटिफिक नेम लिखते वक्त, वो क्या है? देखो, ठीक है, सबसे पहला आपको लैटिन लैंग्वेज यूज करनी है, दूसरा आपको इटैलिक फॉन्ट या हैंड रिटन अगर लिख रहे हैं तो उसको अंडरलाइन करना है, तीसरा आपको जीनस जो है
पहला वर्ड जो है वो जीनस होता है, सेकंड वर्ड स्पीशीज होता है, ये पता होना चाहिए आपको, ये ध्यान रखना लिखते वक्त। और इसके अलावा आपको हमेशा फर्स्ट वर्ड का जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो कैपिटल में होगा, वो आप कैपिटल में लिखेंगे, ठीक है। और सेकंड वर्ड का जो फर्स्ट अल्फाबेट होगा वो आप स्मॉल में लिखेंगे, ठीक है। क्या मतलब है इस बात का, देखो जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है होमो सेपियंस, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड क्या है, होमो, ठीक है। फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट क्या हुआ, एच। तो ये हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा, ये हमेशा आप इसको कैपिटल में लिखेंगे, आप इसको ऐसे एच नहीं लिख सकते, आप हमेशा इसको कैपिटल में ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। क्लियर ये बात। दूसरी बात, जो सेकंड वर्ड मतलब सैपियंस, ठीक है। और इसका जो फर्स्ट अल्फाबेट है ये, तो ये हमेशा स्मॉल में लिखेंगे। मैंने स्मॉल में लिखा हुआ है तीनों में, देखो यहाँ पे और यहाँ पे मैंने स्मॉल ही यूज किया है, ठीक है। तो ये हमेशा स्मॉल में लिखा जाएगा, ये नहीं कि आप इसको कैपिटल में एस ऐसा लिख दें बड़ा, ठीक है, या आई ऐसा लिख दें बड़ा, ये हमेशा स्मॉल में लिखा जाएगा, ऐसे या फिर ऐसे। समझ में आई ये बात। तो इसलिए ध्यान रखना आप कि फर्स्ट वर्ड का जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो कैपिटल में लिखा जाएगा और सेकंड वर्ड का जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो स्मॉल में लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये चार चीजें आपको ध्यान रखनी है साइंटिफिक नेम लिखते वक्त। अगर ये चार चीजें आप ध्यान रखते हैं साइंटिफिक नेम लिखते वक्त, तो आपका साइंटिफिक नेम कभी भी रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड तरीके हैं साइंटिफिक नेम लिखने के, ठीक है। क्लियर ये बात। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखना आ गया। अब साइंटिफिक नेम बायोडाइवर्सिटी में ये हम पढ़ रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी में मैंने चीजें बताई थी आपको कि सबसे पहले कितनी बायोडाइवर्सिटी है, कहाँ पे कितनी बायोडाइवर्सिटी है, और उसके बाद मैंने आपको बताया साइंटिफिक नेम लिखना, ठीक है। अब साइंटिफिक नेम लिखना के बाद इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, और ठीक है, इसके बाद जो आपका टॉपिक स्टार्ट होगा वो है टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स, ठीक है। साइंटिफिक नेम लिखना जो है, मेनली साइंटिफिक नेम कई तरीके से लिखे जाते हैं, ठीक है। और इसमें कई तरीके से मतलब लिखे जाते नहीं है, एक्चुअल में 4 स्टैंडर्ड मेथड हैं जिनको ही फॉलो करके साइंटिफिक नेम लिखे जाते हैं, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप बात। तो ये इस तरीके से है। में एक इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई थी कि अप्रूवल कौन देगा। आपने अच्छी फिल्म बनाई है तो सेंसर बोर्ड उसको पास करता है। आप अच्छे क्रिकेटर हैं तो आपको अप्रूवल कौन देगा कि आप अच्छे क्रिकेटर हैं, बीसीसीआई या आईसीसीआई, ठीक है, आईसीसी सॉरी, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब हर चीज का एक बोर्ड होता है, ठीक है। तो इसका जो बोर्ड है कि आपने जो नाम लिखा है, आप एक साइंटिस्ट ने मान लो और आपने नाम लिखा है, तो इस नाम को अप्रूवल कौन देगा, इस नाम को अप्रूवल देते हैं 2 ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देखो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन का मैं आपको नाम बताता हूं। पहला ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका नाम है ICZN, ठीक है। और दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है ICBN। और इसके अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन भी मैं आपको बताऊंगा, ICVN, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए इनका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। इन तीनों का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ICZN यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ ज़ूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। ICBN का कोड क्या है, ICBN का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। और तीसरा है ICVN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नॉमेनक्लेचर, ठीक है।
तो जो नाम लिखे गए हैं देखो एक्चुअल में और भी हैं, ठीक है, जैसे ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर, लेकिन मेन यहाँ पे मैंने आपको 3 बताया कि एनसीईआरटी में से आपके 2 ही गिवन है, ये और एक्स्ट्रा मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ICZN का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, और ये है ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। कोई भी जूलॉजी यानी कि एनिमल से रिलेटेड नाम होगा तो वो इस कैटेगरी, ये मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है ये उसको अप्रूवल देगा। कोई भी अगर बॉटनी से रिलेटेड, प्लांट से रिलेटेड नेम होगा तो ये उसको अप्रूवल देगा, और कोई भी अगर वायरस से रिलेटेड नेम होगा तो ये उसको अप्रूवल देगा, ठीक है। अच्छा, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है और बच्चे गलत करते हैं। एक चीज आप ध्यान रखना, देखो इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इसमें ऑफ आ रहा है और इसमें बॉटनी वाले में फॉर आ रहा है, ये आप याद रखना, ये गलत करते हैं कई बार बच्चे ऑफ यहाँ लिख देते हैं, फॉर यहाँ लिख देते हैं, या दोनों में ही ऑफ लिख देते हैं, ठीक है। और इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नॉमेनक्लेचर, इसमें फॉर आ रहा है, ठीक है। चीज बहुत छोटी सी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीट में आपको 2 ऑप्शन देगा वो, ठीक है, एक तो ऑफ वाला भी देगा और फिर फॉर वाला भी देगा, तो कई बच्चे ऑफ वाले में टिक कर देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, बॉटनी वाले में फॉर है, जूलॉजी वाले में ऑफ है, और इसके बाद ICBN जो है उसमें फॉर है, ठीक है। क्लियर है बात? चलिए, तो ये सेकंड टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ। सेकंड टॉपिक आपका रिलेटेड था किससे? बायोडाइवर्सिटी से, ठीक है। अब थर्ड जो टॉपिक है आपका वो है टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स, ठीक है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं, ठीक है। तो थर्ड टॉपिक कौन सा है अपना? टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स, ठीक है, ये अपना क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है। 5 टॉपिक है ना इस चैप्टर में, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स, ठीक है। टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। टैक्सोनॉमी मतलब जो आपका क्लासिफिकेशन का जो साइंस है उसका अध्ययन करना, ठीक है, यानी कि साइंस, स्टडी ऑफ साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, यानी कि वर्गीकरण के विज्ञान का अध्ययन करना, ठीक है। तो देखो, अब इसमें आप टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में सिस्टमैटिक्स भूल जाओ अभी, ठीक है, अभी सिर्फ फोकस करो किस पे? टैक्सोनॉमी पे, ठीक है। तो मैं लिखता हूं टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी क्या होता है, पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर आप इसको समझाऊंगा मैं। टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस deal with principle and processes of characterization, identification, classification, and nomenclature। क्या हुआ इसका मतलब? देखो, टैक्सोनॉमी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं, जिसमें हम प्रिंसिपल एंड प्रोसेस समझते हैं किसका, ठीक है। टैक्सोनॉमी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम प्रिंसिपल एंड प्रोसेस समझते हैं किसका? इन 4 चीजों का, कैरेक्टराइजेशन का, आइडेंटिफिकेशन का, क्लासिफिकेशन का और नॉमेनक्लेचर का, ठीक है। कैरेक्टराइजेशन मतलब जो ऑर्गेनिज्म है, भले वो प्लांट हो एनिमल हो, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखना, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसके फिजिकल फीचर्स देखना, उसकी आंख कैसी है, उसके हाथ कैसे हैं, उसके पाँव कैसे हैं, उसके बॉडी पे हेयर्स हैं कि नहीं है, ये सारी चीजें ऑब्जर्व करना, ठीक है। प्लांट्स तो प्लांट्स में ऑब्जर्व क्या करेंगे? लीफ कैसी है, तना कैसा है उसका, फ्रूट्स किस टाइप के आते हैं, फ्लावर किस टाइप के आते हैं, तो ये कैरेक्टराइजेशन हुआ। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन, हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इसकी जो
प्रॉपर्टी है वो किससे मैच कर रही है, हम उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि इसकी प्रॉपर्टी किससे मिल रही है, ठीक है। अगर एनिमल है तो क्या इसकी प्रॉपर्टी मैमल से मिल रही है, क्या इसकी प्रॉपर्टी रेप्टाइल से मिल रही है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन, यानी कि हम अपने आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से उसको क्लासिफाई करेंगे कि किस कैटेगरी में फिट बैठता है। अगर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा मैमल से मिलती है तो हम उसको मैमल वाले कैटेगरी में डाल देंगे, अगर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इंसेक्ट से मिलती है तो हम उसको इंसेक्ट वाले कैटेगरी में डाल देंगे। इस तरीके से हम उसको क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। और लास्ट में नॉमेनक्लेचर, अब हम उसका नाम रखेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर उसका नाम रखा जाएगा, ठीक है। क्लियर है बात। तो ये चार चीजों के प्रिंसिपल और प्रोसेस को पढ़ना ही कहलाता है टैक्सोनॉमी। समझ में आई ये बात। टैक्सोनॉमी कुछ भी नहीं है। टैक्सोनॉमी मतलब क्लासिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन और आपका कैरेक्टराइजेशन, इनके बारे में किसी ऑर्गेनिज्म के लिए पढ़ना, ठीक है। किसी ऑर्गेनिज्म की ये चार प्रॉपर्टी की अगर आप पढ़ाई करते हैं तो उसको टैक्सोनॉमी कहलाता है वो, ठीक है। क्लियर है बात। एक चीज और आप याद रखना, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी के फादर कौन है? टैक्सोनॉमी के फादर आपको याद रखना है, इन साइंटिस्ट का नाम याद रखना, बार बार आएंगे ये, ठीक है। कार्लोस वॉन लीनियस, ठीक है। अब देखो, कार्लोस वॉन लीनियस इनका पूरा नाम था, लेकिन कई बार कार्लोस लीनियस भी लिखा रहता है किताबों में, तो गलत नहीं है, ठीक है। कार्लोस लीनियस जो थे वो थे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के फादर कौन है? कार्लोस लीनियस हैं। कई चीजें आप इसमें याद रखना, अगर कोई आपसे पूछे क्लासिफिकेशन के फादर कौन है तो कार्लोस लीनियस हैं, ठीक है। मेरी बातों को ध्यान से सुनो। देखो, अगर कोई आपसे पूछे कि एंशिएंट क्लासिफिकेशन यानी कि पुराना क्लासिफिकेशन जो है उसके फादर कौन है, तो उसके फादर हैं एरिस्टोटल, क्योंकि एरिस्टोटल वो इंसान थे जिसने सबसे पहले क्लासिफाई किया था कि लिविंग क्या है, एनिमल लिविंग क्या है और नॉन लिविंग क्या है, प्लांट क्या होता है, एनिमल क्या होता है, ठीक है। देखो, एरिस्टोटल ने बहुत बेसिक सी बात बताई थी। एरिस्टोटल ने ये कहा कि एनिमल जो है दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक एनिमल वो होते हैं जिनमें रेड ब्लड होता है, एक एनिमल वो होते हैं जिनमें रेड ब्लड नहीं होता है, ठीक है। क्लियर ही बात। और क्या बताया इन्होंने एनिमल के बारे में? इन्होंने कहा कि एनिमल जो है तीन टाइप के होते हैं, एक जो पानी में पाए जाते हैं, ठीक है, एक जो हवा में उड़ते हैं, एक जो लैंड पे रहते हैं। ये बात इन्होंने एनिमल के बारे में बताई। इन्होंने प्लांट के बारे में क्या बताया कि प्लांट जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, ठीक है। एक तो होते हैं हर्ब, शब और एक होते हैं ट्री। हर्ब मतलब छोटे मोटे जो प्लांट होते हैं जैसे तुलसी वगैरह, ठीक है, मनी प्लांट वगैरह। या इसके अलावा शब मतलब झाड़ियां थोड़ी बड़ी हो, मतलब जैसे नींबू का पेड़ हो गया, ठीक है, बांस का पेड़ हो गया, ये क्या होते हैं? शब होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ट्री क्या होते हैं? बड़े प्लांट, बड़े ट्री मतलब बड़े पेड़, ठीक है, जैसे कि बैनियन ट्री हो गया, सॉरी बनियान नहीं, बैनियन ट्री हो गया, जैसे कि पीपल हो गया, ठीक है, नीम हो गया, ये सारे क्या है आपके ट्री हैं। तो एरिस्टोटल ने बस इतना ही बताया था। इसको मैं लिख इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि सेकंड चैप्टर जो है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन उसमें डिटेल में आएगा, इसलिए बस आपको अभी सुनना है ध्यान से कि एरिस्टोटल वो पहले इंसान थे इस दुनिया में जिसने क्लासिफाई किया था लिविंग को और प्लांट्स को, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि एंशिएंट क्लासिफिकेशन के फादर कौन है तो एरिस्टोटल है, ठीक है। क्लियर है बात। अच्छा, इसके अलावा कोई आपसे पूछे कि क्लासिफिकेशन के फादर कौन है तो कार्लोस लीनियस हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन के फादर कौन है तो कार्लोस लीनियस हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि टैक्सोनॉमी के फादर कौन है तो कार्लोस लीनियस हैं, ठीक है। बाकी सब में कार्लोस लीनियस आंसर होगा। समझ में आई ये बात? ठीक है। अब देखो, इसमें और क्या आपको याद रखना है। हाँ, कई बार जब हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं, ठीक है, किसी चीज का साइंटिफिक नेम लिखते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल अपन लेते हैं मैंगो का। मैंगो आम, ठीक है। मैंगो का साइंटिफिक नेम आपको पता ही, भी पहले बताया था मैंने, मैग्नीफेरा इंडिका। और कई बार यहां लिन भी लिखा रहता है, ठीक है।
तो कई बार ऐसे 3 शब्द भी लिखे रहते हैं, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना कि सर आपने तो कहा था कि 2 वर्ड का होता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये तो 3 है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज क्यों नहीं होना आपको, क्योंकि देखो सबसे पहले 2 ही हैं ये, ठीक है, यानी कि ये और ये इसका नाम है, ठीक है, ये इसका जीनस है, ये इसकी स्पीशी है, और ये लिन क्या है, लिन मतलब लीनियस, ठीक है। तो जिस साइंटिस्ट ने उसको ढूंढा होता है उसका नाम भी कई बार शॉर्ट में कुछ बुक्स में लिख दिया जाता है, कुछ बुक्स में नहीं भी लिखा जाता है, ठीक है। तो अगर कभी ऐसा तीसरा नाम आपको लिखा हुआ दिखे शॉर्ट में, तो वो मतलब उस साइंटिस्ट का नाम है जिसने सबसे पहले उसको ढूंढा था। मैक्सिमम चीजें जो है लीनियस ने ही क्लासिफाई की हैं, तो इसलिए लास्ट में लिन लिखा हुआ देखते हैं आप लोग, ठीक है। क्लियर ये बात, यह आपको समझ में आया। सिस्टमैटिक्स, टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स के बारे में मैंने बताया, और टेक्सोनॉमी को सबसे पहले लिया मैंने। टेक्सोनॉमी के बारे में ये 3 बातें मैंने आपको बताई, ठीक है। सबसे पहले इसको नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हमने अभी पढ़ा, और टेक्सोनॉमी में हमने क्या देखा, कई सारे स्टेप्स देखे, ठीक है। तो टेक्सोनॉमी में 4 मेन चीजों के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। टेक्सोनॉमी जो है, टेक्सोनॉमी की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, टैक्सोनॉमी, ठीक है। टैक्सोनॉमी के 4 पॉइंट्स आएंगे, और 4 पॉइंट्स कौन से हैं इसमें, सबसे पहला पॉइंट है इसमें कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टराइजेशन, ठीक है। सेकंड पॉइंट इसमें क्या है, सेकंड पॉइंट है इसमें आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है इसमें, थर्ड पॉइंट है इसमें क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, और फोर्थ पॉइंट क्या है इसमें, फोर्थ पॉइंट है इसमें नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर, ठीक है। देखो कैरेक्टर